गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाओ क्योंकि हम आ चुके हैं। तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो भाई लोग, सब लोग जल्दी जल्दी फटाक से। साक्षी, राधिका, श्वेत, मस्त हो। एक मैम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली है, मतलब चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट। मंडली उपक्रम स्टार्टिंग चैप्टर है, तो आपको बच्चे हमारे बैचेस को क्या है, अच्छी चीज ये है कि मैम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली है। मतलब चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट होगा क्लास 11th में। तो जो बच्चे हमारे बैचेस को लेट में ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी आज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपका जो चैप्टर है वो एकदम नया चैप्टर है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। स्टार्टिंग से आप लाइव सेशन को देखते हुए चलिए, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग सभी बच्चा लोगों को। गुड इवनिंग की किताब में चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर, जिसे पीएसयू भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, कितने प्रकार होते हैं इस तरह के पीएसयूज के। और बेसिकली आपको इसका अर्थ समझना है, इसके महत्व को समझना है, विशेषताओं को समझना है, और आपको समझना है भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं। भूमंडलीय उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जो कि कई देशों में व्यवसाय करते हैं। इस तरह की एंटरप्राइज या उपक्रम या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कई देशों में व्यापार करती हैं, जैसे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उसको भी हम लोग भूमंडलीय उपक्रम बोलते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली निजी पे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं है, ठीक है, बस नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इस चैप्टर में पढ़ना है हमें सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर को और भूमंडलीय उपक्रम को, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम, जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर के बिजनेस करती हैं और विश्वव्यापी स्तर पर करती हैं, ग्लोबल लेवल पर करती हैं, तब। ठीक है, सार्वजनिक किसे कहते हैं? पब्लिक सेक्टर या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। हैप्पी बर्थडे हिमानी, ठीक है, बर्थडे विश हो गया तो आ जाइए पढ़ाई पर। ठीक बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपकी चेक करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप लोगों ने 9th में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एंटरप्राइज, व्यवसाय, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पब्लिक सेक्टर में आते हैं। हाँ बताइए, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपका स्टार्ट कर रही हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है और इसकी विशेषताएं, लाभ और हानि क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो जया मैम लोग रहते हैं एक साथ जहाँ जिसमें सभी का अधिकार हो। अच्छा, नैन्सी कह रही है कि जहाँ सभी का अधिकार हो उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन ना हो। शिवम ने कहा है कि मैम ऐसा क्षेत्र, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आम लोग, आम जनता ना जा सके। अच्छा, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार होता है। सुधांशु के अनुसार मैम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सभी व्यक्तियों को, जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी को समान अधिकार देते हैं। अच्छा, मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई ये मैं बाद में बताऊंगी। तो इतना तो समझ में आ रहा है मुझे कि तुम लोग पार्टी वार्टी आइयां होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में ही इस अध्याय में बताया गया है। तो मैम निजी क्षेत्र क्या होते हैं? बेटा, जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि निजी क्षेत्र में आपके क्या, एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी, ठीक है, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये सब क्या था, सहकारी समिति, ये सब निजी क्षेत्र थे।
इन सब में निजी प्रबंधन था, निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे थे, निजी पूंजी लग रही थी, ठीक है, तो इसे निजी क्षेत्र बोला जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है जो सरकारी पैसों से चलता है, जिसमें सरकार निवेश करती है, जिसमें सरकार कंट्रोल करती है, सरकार सब कुछ देखती है और सरकारी सेवा यानी सेवा भावना के लिए इस तरह की संस्थाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं बेटा, यहां पर देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सार्वजनिक उपक्रम या PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो डेफिनेशन होती है उसकी बात करते हैं, तो SS खेरा ने क्या कहा है? SS खेरा के अनुसार के शब्दों में राजकीय उपक्रम से अभिप्राय, राजकीय उपक्रम भी बोल सकते हैं बेटा। राजकीय का मतलब यहाँ पर किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित है, राज्य से नहीं, राजकीय सरकारी, ठीक है। तो राजकीय उपक्रमों से अभिप्राय केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा अथवा उनके द्वारा मिलकर संचालित की गई आर्थिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाओं से है। मतलब अगर मान लो कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार या दोनों मिल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इस तरह के वाणिज्यिक, कमर्शियल, औद्योगिक, जो कि उद्योग से संबंधित, उत्पादन से संबंधित हो, ट्रेडिंग से, व्यापार से संबंधित कोई भी इकाई या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? राजकीय उपक्रम कह सकते हैं या PSUs कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा। तो ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया होगा, अब किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि मैम जहां सरकार का पैसा लगा है, सरकार चला रही है, सरकारी प्रबंध है, सरकारी कंट्रोल है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखें तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, ठीक है, गेल हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, भेल हो गया, ठीक है, BSNL हो गया। ये सब क्या है? ये सारे के सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PSUs हैं। ये PSUs कहे जा रहे हैं, इसमें उत्पादन, विक्रय, विपणन कार्य किया जा रहा है और ये फेमस है, ठीक है। तो कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रम एक ऐसा उपक्रम का मतलब एंटरप्राइज, उपक्रम का मतलब व्यवसाय, ठीक, एक ऐसा उपक्रम है जो या तो पूर्णतः केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाए या राज्य के द्वारा चलाया जाए अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा स्वामित्व हो, जिसका ओनरशिप हो और उसके अधीन स्थापित किया गया है, अथवा जिसमें सरकार ने कुछ अंश पूंजी का 50% से अधिक अंशदान देकर आंशिक स्वामित्व प्राप्त किया हो। बेटा मान लो कि किसी कंपनी में सरकार ने 50% से ज्यादा पैसा लगाया हो, किसी कंपनी का मान लो कि सरकार ने 50% से ज्यादा शेयर खरीदा हो, अंश खरीदा हो, तो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी? सरकारी कंपनी हो जाएगी, जिसका मोर देन 51% शेयर्स या 51% से ज्यादा पैसा अगर सरकार का लग रहा है किसी कंपनी में, तो वो सरकारी कंपनी हो गई, ठीक। तो जिसका प्रबंध, जिसका मैनेजमेंट कौन देखेगा या जिसका कंट्रोल कौन करेगा, तद अनुसार जो सरकार पैसा लगा रही है वो सरकार इसको चलाएगी, वो इसका कंट्रोल, नियोजन, नियंत्रण, प्रबंधन, मैनेजमेंट सब देखेगी। उसके द्वारा नियुक्त किए गए जो मनोनीत सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, वो नियंत्रण या संचालन या मैनेजमेंट का काम करेंगे इस तरह के सरकारी कंपनी में, इस तरह के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं विशेषताओं की कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसमें लक्षण या प्रकृति विशेषता होती है, तो यहाँ पर देखो बेटा, मेनली आपकी 4 विशेषताएं होती हैं। सार्वजनिक जवाबदेही, सेवा भावना, सरकार का नियंत्रण, सरकारी स्वामित्व। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार पैसा लगा रही है किसी संगठन में या सरकार कोई संगठन चला रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है,
तो सरकार का पैसा का मतलब हमारा पैसा, हमारे का मतलब हम जो कि भारत में रह रहे हैं, हम जो भारत के नागरिक हैं, हम में से बहुत सारे लोग टैक्स सरकार को पे कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। तो हमारे टैक्स जो कि सरकार का राजस्व है, सरकार की इनकम है, उस इनकम से सरकार क्या कर रही है, इसमें पैसा लगा रही है, इस तरह के उद्योग, इस तरह के व्यापार इकाइयों को चला रही है। तो हमारे प्रति सरकारी जवाबदेही बनेगी, है ना, मतलब बेटा सार्वजनिक जवाबदेही होगी। ऐसे जितने भी पीएसयूज हैं, जैसे कि मान लो कि ओएनजीसी है, मान लो कि गेल है, तो इनकी क्या है, इनकी जिम्मेदारी बनती, इनकी जवाबदेही बनेगी हमारे प्रति, सरकार के प्रति तो बनेगी ही बनेगी, सार्वजनिक जवाबदेही भी बनेगी, क्योंकि हमारे पैसे से चल रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, अप्रत्यक्ष तौर पर, तो हमने करों का भुगतान किया है और हमारे करों का लेकर के सरकार ने इनमें पैसा लगाया है, ये सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं, इसीलिए सार्वजनिक जवाबदेही बनती है इनकी। इन्हें अच्छा सामान बनाना है, अच्छी क्वालिटी का बनाना है, कम प्राइजेस पर देना है। ये हमसे जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, ये हमसे लूट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा पैसा लेकर के भाग नहीं सकते हैं। इन्हें हमारे पैसे से ये आप चला रहे हैं अपनी चीजों को, तो हमारे प्रति इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आइए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देखो, सार्वजनिक जवाबदेही का मतलब क्या होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही का मतलब समझते हो ना, कि मेरे प्रति जवाबदेह होना होगा भाई, जिम्मेदारी होगी, जवाबदेह देना पड़ेगा। कहाँ प्रॉफिट आप कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कौन सी वस्तु बना रहे हो, वस्तु की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो सार्वजनिक उपक्रम की पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है और इसीलिए ये संसद के प्रति और जनता के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति भी, जहां पर सरकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, सदस्य लोग हैं, उनके प्रति और हमारे प्रति भी, क्योंकि सरकार हमारे पैसे से तो ही नहीं चला रही है ना। तो सरकार के प्रति यानी संसद के प्रति और जनता के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम के कार्यों की जांच की जाती है बेटा, इनके अकाउंट्स बुक्स की ऑडिटिंग की जाती है, अंकेक्षण किया जाता है, जांच की जाती है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इनके आंकड़े गलत तो नहीं है, क्या ये प्रॉफिट को ज्यादा तो नहीं दिखा रहे हैं, क्या ये खराब क्वालिटी का सामान तो नहीं बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये सारी की जांच की जाती है, संसदीय कमेटी के द्वारा कराई जाती है समय समय पर, जिससे कि ये काला धन न रखें, ये जमाखोरी ना करें, ये गलत उत्पाद ना बनाएं, प्रोडक्शन ना करें। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है दूसरा जो विशेषता होती है, अगर मान लो तुम्हारा खुद का बिजनेस है, ठीक है, तुमने अपना एक छोटा सा बिजनेस खोला हुआ है और बिजनेस का जो तुम्हारा टाइप था वो है एकल व्यापार, सोल ट्रेडरशिप, तुमने अपनी खुद की शॉप खोली थी, उसमें तुम्हारा जो मेन मोटिव क्या था, जल्दी से बताओ मुझे फटाक से बच्चा बच्ची, तुम्हारे व्यवसाय का मेन उद्देश्य क्या था या क्या है, बताओ, सोचो और बताओ। हाँ, डाउट चेक करूंगी। लाभ कमाना, वेरी गुड सचिन, लाभ कमाना, सुधांशु लाभ कमाना, पैसा कमाना मैम, लाभ कमाना शिवम, नैन्सी लाभ कमाना, सब बच्चे बोल रहे हैं मैम प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया है, प्रॉफिट ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं पीएसयूज की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की। ओके, सब हाँ समझ गई, सबको लाभ कमाना है, सबको लाभ कमाना है, ठीक है। सबको क्या मतलब, तुम्हारा व्यवसाय है भाई, तुम बिजनेसमैन हो और बिजनेस वुमेन हो, और तुम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हो तो तुम्हारे दिमाग में बेटा ये जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एनहांस करे, बढ़ाए। ठीक है, सब लाभ अर्जित करना, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना तो इनका भी उद्देश्य होगा ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन ये किसके अधीन है, किसके अंडर कंट्रोल चल रही हैं, सरकार के। और सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताओ जरा सोच के बताओ, सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है।
प्रॉफिट कमाना, सेवा भावना, यस राजा, सेवा प्रदान करना, अच्छी किस्म की वस्तु कम मूल्यों पर सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना, सेवा देना अच्छे से अच्छे। तो कहीं ना कहीं बेटा लाभ तो ये भी कमाना चाहेंगी, लेकिन सिर्फ लाभ कमाने के लिए गलत काम करना ये नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा करना, क्योंकि सरकार का काम ही होता है जनता की सेवा करना। तो ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है, इसीलिए इनका मेन जो विशेषता होती है वो सेवा भावना, सर्विस मोटिव होती है। सार्वजनिक उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है, इसकी क्रियाएं जनता की सेवा में की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे का जो किराया होता है वो आज भी अगर आप तुलना करो तो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ दो तो जितने भी निजी ट्रांसपोर्ट है उससे बहुत सस्ता है ना। आज भी अगर आप रेलवे की बात कर रहे हो या किसी भी सरकारी उपक्रम की बात कर रहे हो तो वहां पर अगर आप देखो तो वहां पर जो सेवाओं का मूल्य है वो निजी क्षेत्र के जितने भी एंटरप्राइज है उससे बहुत कम है। कम पैसे में आपको ये सुविधाएं देते हैं। अब भले आप इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि सुविधाएं कम पैसे में है तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप तुलना करो तो आप पाओगे कि इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा सुविधाएं भी दे पाना एक बड़ी बात है, ठीक है, जो सरकार को करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेवा भावना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सिर्फ नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि जन कल्याण ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जा सके। ठीक है, अच्छा, डाउट क्या हो गया? एक एक सरकार पूरा नियंत्रण जितने भी ऑफ द गवर्नमेंट, बच्चा बहुत, सरकार का नियंत्रण। देखिए तीसरी विशेषता क्या होती है पीएसयूज की? सरकार का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बेटा, पैसा जो लगा रहा है वही क्या करेगा? डिसीजन लेगा, वही निर्णय लेगा जो कि पैसा लगा रहा है। अब इस तरह की जितनी भी इकाइयां हैं, पीएसयूज हैं, उसमें पैसा किसका लग रहा है? गवर्नमेंट का लग रहा है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर होगा, पूरा नियंत्रण क्षमता होगी गवर्नमेंट की यानी सरकार की। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह संसद के नियंत्रण में होते हैं। नियंत्रण का मतलब एक और चीज होता है कि डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, काम चलाना, काम करना, तो ये सब सरकारी नियंत्रण होता है पीएसयूज में। सरकार के जो अधिकारी होते हैं, सरकार के द्वारा जो सिलेक्टेड पर्संस होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सरकारी स्वामित्व। ओनर कौन होता है? जिसने ज्यादा पैसा लगाया है वही ओनर होगा। जिसने ज्यादा पैसा लगाया है बिजनेस में वही ओनर होगा। तो सरकार ही इसकी स्वामी होती है। जितने पीएसयूज हैं उसका कौन स्वामी है? सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, दोनों मिलकर के भी हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, तो अच्छा, मतलब अभी चल रहा है लोगों का। सार्वजनिक उपक्रम सरकार के स्वामित्व में होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में निजी स्वामित्व की अनुमति हो तो भी 50 से ज्यादा अधिक पूंजी सरकार के द्वारा लगाई जाती है, इसीलिए सरकार ही इसका मालिक कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चा, एक और क्वेश्चन आता है कि मैम कितने प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो, पहला होता है विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये क्या होता है मैम? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या विभागीय उपक्रम वह सरकारी क्षेत्र के एंटरप्राइज हैं जिसमें सारा पैसा, पूरा पैसा सरकार ने लगाया है, पूरा का पूरा 100%। और सरकार ये जो भी कमा रहे हैं, ये जो भी कमाएंगे वो सरकारी खजाने में जाएगा, सरकारी ट्रेजरी में जाएगा। इनके जितने डिसीजन हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही लेगी। और यह एक मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए जाते, मंत्रालय के द्वारा बनाए जाते हैं।
हर एक विभागीय उपक्रम एक मंत्रालय के अंडर में काम करता है। जैसे रेलवे जो है वो क्या है, वो विभागीय उपक्रम है। रेलवे किसके अंडर आता है, रेलवे किसके अंडर आता है, रेल मंत्रालय के अंदर आता है। तो बेटा विभागीय उपक्रम जो होते, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, वो जो भी होते हैं उनका कार्य संचालन, उनका स्थापना मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और ये मंत्रालय के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। सारा का सारा पैसा सरकार के द्वारा आता है, सरकारी ट्रेजरीज में जाता है और सरकार के रेवेन्यू से ही आता है। ठीक, ओके। इसके बाद आता है सार्वजनिक निगम, जिसे हम कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टेटरी कॉर्पोरेशन। ये क्या होते हैं बच्चा, स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में इसकी स्थापना की जाती है। और जैसे कहते हैं कि आरबीआई जो है वो क्या है, वो एक प्रकार से सार्वजनिक निगम की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा और कौन से आते हैं, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी सार्वजनिक निगम में ही आएगा। या एलआईसी जो है वो भी सार्वजनिक निगम में आता है। तो जो एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके जब बनाया जाता है तो वो सारे सार्वजनिक निगम आते हैं। इसके बाद आता है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जो कि सामान्य कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाई जाती है, 2013 के द्वारा अधिकृत या कह सकते हो कि रजिस्टर्ड होती है। लेकिन इसमें पूंजी किसकी लगी रहती है, 51% से ज्यादा सरकारी अंश होता है, सरकार का पैसा लगा रहता है, तो इसे कहते हैं सरकारी कंपनी। ठीक है, तो बेटा तीन प्रकार हो गए, और तीनों ही प्रकार में क्या था, सरकार का नियंत्रण है, सरकार का स्वामित्व है, सरकार का प्रबंध है। सबसे ज्यादा किसमें है, विभागीय उपक्रम में। रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या है, विभागीय उपक्रम है। इसके अलावा सार्वजनिक निगम में थोड़ा सा कम सरकारी हस्तक्षेप होता है, और सबसे कम होता है सरकारी कंपनी में, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी की जितने भी फायदे होते हैं सरकारी कंपनी को भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई प्रॉब्लम। उपक्रम ठीक है, चलिए, उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी। फिर ये तो बेटा 3 टाइप्स हैं, अभी घबराओ नहीं, ये पूरा का पूरा तीनों टाइप हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये तीनों विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, राजकीय उपक्रम भी जिन्हें कहा जाता है, डिटेल्ड में एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आइए अब देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र जिसमें निजी व्यक्तियों का पैसा लगा हो, जिसमें निजी स्वामित्व हो, निजी ओनरशिप हो, निजी प्रबंध हो, निजी व्यक्ति लोग मैनेजमेंट, संचालन, बिजनेस का देख रहे हैं, उसे कहते हैं निजी क्षेत्र। जिसमें सरकार ने पैसा ना लगाया हो, सरकारी जिसमें नियंत्रण ना हो, उसे कहेंगे निजी क्षेत्र। ठीक है, तो एक और चीज देख लेते हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र है। ठीक है, बिरला हो गया, सब क्या है, निजी क्षेत्र है भारतीय। आइए यहाँ पर देखते हैं बच्चा, निजी क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमने सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं देखी कि सार्वजनिक जवाबदेही होती है, सेवा भावना होती है, और इनका जो मेन मकसद होता है कि किस तरह से ये सामान लोगों को सस्ते दामों पे उपलब्ध कराएं। ठीक है, इनकी निजी सरकारी स्वामित्व होता है और सरकारी नियंत्रण होता है। ये चीजें हमने विशेषता में देखी। अब देखते हैं यहाँ पर कि निजी क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। जैसा कि मैंने पूछा तुम लोगों से और तुम लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया कि मैम हमारा अगर बिजनेस होगा और हम पैसा लगाएंगे तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही लगाएंगे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ही सारा काम करेंगे। तो लाभ उद्देश्य होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक प्रकार के बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब होता है कि मालिक कौन है। ठीक है, मालिक वही व्यक्ति होगा जिसने पैसा लगाया है। तो निजी व्यक्ति,
निजी व्यक्ति लोग जो पैसा लगाते हैं, जो सरकारी नहीं है, जो सरकार में नहीं है या सरकारी क्षेत्र नहीं है, राज्य या केंद्र सरकार नहीं है, स्थानीय सरकार नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी व्यक्तियों का पैसा लगता है इसमें। तो इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसके बाद देखो बच्चा, लाभ सफलता की कसौटी किस निजी उपक्रम को, किस प्राइवेट सेक्टर को, किस ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छा कहते हैं? जो ज्यादा लाभ कमाती है, जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, वही बेस्ट है। तो इनकी कुशलता का या ये अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जो मापने का तरीका होता है वह होता है व्यवसाय का लाभ कमाने की दर। अगर कोई निजी व्यवसाय ज्यादा लाभ कमा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के उपक्रम की सफलता को लाभ की मात्रा से मापा जाता है, लेकिन अब इसके सामाजिक उत्तरदायित्व भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा समाज के प्रति भी ये थोड़ा सा सजग है। अगर अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं देंगे तो लाभ भी नहीं कमा पाएंगे। अगर जन कल्याण का काम नहीं करेंगे तो बहुत लंबे समय तक बिजनेस भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लोग बदल रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बदल रहे हैं, थोड़ा समाज के प्रति भी जिम्मेदार बन रहे हैं। इसके बाद देखो बेटा, मैनेजमेंट कौन देखता है, डिसीजंस कौन लेता है? निजी लोग। निजी लोग, जो लोग पैसा लगाए हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, निदेशक मंडल है, अंशधारी जो लोग हैं बड़े बड़े, वही पूरे बिजनेस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो निजी प्रबंध होता है इसमें। इसका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी की दशा में अंशधारियों के द्वारा मनोनीत चयनित संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लोग होते हैं वो व्यवसाय चलाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, क्योंकि इसमें निजी पैसा लगा है, सरकार का पैसा तो लगा नहीं, तो सरकार ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करती है, कम हस्तक्षेप करती है, कम राजनीतिक इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है इसमें। ठीक है, सरकार का नियंत्रण ज्यादा नहीं होता है निजी क्षेत्र पर। कौन कौन से तरीके होते हैं, टाइप होते हैं प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करने के? एकल स्वामित्व, सोल ट्रेडरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी उपक्रम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। जितने तरीके, जितने टाइप्स पढ़े हैं वो सब निजी क्षेत्र में कहे जाएंगे। ठीक है, अरे बताया संजना, सुसुप्त का मतलब क्या होता है? सुसुप्त का मतलब होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो कि क्या करते हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा तो लगाते हैं, ठीक है, लाभ भी कमाते हैं, इनका दायित्व भी होता है, असीमित दायित्व भी होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये बिजनेस के डे टू डे यानी रोजमर्रा के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, चलो अब डाउट क्या है मैम? हमें देखो तो जनता से आपकी हाँ मिलती है सेवा भाव जो, अगर आप वन शॉट देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड को आपने हाई कर दिया है तो भी आप समझ रहे हो, तो आप कर सकते हो कंप्लीट वहां से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है। इस तरह के डिफरेंस से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आप कर लोगे। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के या सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समाज को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, सोसाइटी को बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज, गुड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका होता है सेवा भावना,
और सेकेंडरी होता है प्रॉफिट मोटिव। आइए बात करते हैं इसका। निजी क्षेत्र जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। पहला ऑब्जेक्टिव इनका यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। स्वामित्व की बात अगर हम करें, ओनरशिप की बात करें, तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः पूरा का पूरा सरकारी नियंत्रण होगा, सरकारी स्वामित्व होगा, सरकारी पैसा लगेगा, या थोड़ा बहुत अधिकांशतः ठीक है, ज्यादातर सरकार का होता है स्वामित्व, ओनरशिप, क्योंकि सरकार का पैसा ज्यादा लगता है। निजी उपक्रम की बात करें तो इसमें पूर्णतः स्वामित्व, पूर्णतः जो उसके ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? निजी लोग होते हैं। ठीक है। संगठन का स्वरूप कि कौन कौन से संगठन के प्रकार आते हैं, तो बेटा इसमें देखो विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन और सरकारी कंपनी, ये सारे इसमें इसके तरीके या इसके रूप या फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के। और निजी क्षेत्र में क्या आता है? एकल स्वामित्व आता है, साझेदारी, पार्टनरशिप, कंपनी, सहकारी समितियां आदि आते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल अरेंजमेंट या रिसोर्सेज, इनको कहां से मिलते हैं? तो ये सार्वजनिक उपक्रम जो है पब्लिक सेक्टर वाले, इनका संपूर्ण या अधिकतर जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों सरकारों के मिल करके लगाते हैं इसमें पैसा। जबकि निजी उपक्रम में कौन पैसा लगाता है? इसमें पूंजी की पूर्ति निजी विनियोगकर्ता, निजी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लोग करते हैं। सफलता की कसौटी किसे माना जाता है? बेटा कोई भी पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसकी सफलता का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कितना कम कॉस्ट में कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुशलता कैसी है, कॉस्ट क्या कम आ रही है, लागत क्या कम आ रही है, तो हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। तो इनकी सफलता का आधार इनकी कुशलता है, एफिशिएंसी है। कुशलता का मतलब होता है लागत में कमी होना और प्रोडक्शन में वृद्धि होना। अगर कॉस्ट कम आ रही है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अच्छा पीएसयू है, अच्छा सेक्टर है। और इसमें क्या है, निजी क्षेत्र में सफलता का क्राइटेरिया किसे माना जाता है? प्रॉफिट के वॉल्यूम को, प्रॉफिट की मात्रा को, लाभ की मात्रा को। ठीक है, चलो इसके बाद देखो व्यक्तिगत जोखिम की अगर हम बात करें तो इनका संचालन व्यक्तिगत नहीं होता है बच्चा, इनका संचालन, इनका ऑपरेशन कौन करता है? सरकार करती है। तो कह सकते हो कि किसी एक व्यक्ति पर जोखिम नहीं पड़ता है या कुछ लोगों पर जोखिम नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत जोखिम यहाँ नहीं होता है, सरकार का जोखिम होता है। इनका संचालन स्वयं स्वामियों के द्वारा हो रहा है, इनकी देखरेख में हो रहा है, प्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा है। तो व्यक्तिगत जोखिम इसमें पाया जाता है। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो अंशधारी लोग हैं, जो निवेशक लोग हैं, उनके पैसे के डूबने के चांसेस रहते हैं। तो व्यक्तिगत जोखिम निजी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है आपका स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। सार्वजनिक क्षेत्र जो है बेटा वो बंधे रहते हैं नियम से, रेगुलेशन से, सरकारी कंट्रोल से। इनको फ्रीडम नहीं होती है अपने तरीके से काम करने की। इनका जो मैनेजमेंट होता है ना, वो भी सरकार से दबता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है उसको भी। तो कहीं ना कहीं इनमें स्वतंत्रता नहीं होती है, इनमें नियम होते हैं, नियम और उपनियम से ये बंधे होते हैं। जबकि निजी क्षेत्र क्या होता है, इनका व्यक्तिगत आधार पर संचालन होता है, प्रबंधकों के द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए फ्री होते हैं, ये अपने बिजनेस को अपने तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं अपने बिजनेस में। कार्य क्षेत्र की बात करें तो भाई सार्वजनिक दृष्टि से जहां जहां महत्वपूर्ण है वहां वहां पर हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज काम कर रही है। जैसे रक्षा, डिफेंस में, जैसे रेलवे, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में, आर्मी, आर्म में, ये सब क्या है? ये सब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। बिजली है ना, पावर, इस सब में क्या है? सरकारी क्षेत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर ज्यादा जरूरी क्षेत्र है पब्लिक की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, वहां पर पीएसयू का काम है, वहां पर कार्यक्षेत्र पीएसयूज का है।
निजी उपक्रम हर उस क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं जिसमें अधिकाधिक लाभ कमाया जाने का अवसर हो। मतलब जहां लाभ की संभावना ज्यादा हो वहां हर एक क्षेत्र में निजी लोग काम कर सकते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप की अगर हम बात करें तो यस, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा राजनीतिक इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मंत्रालय का, संसद का, मंत्रियों का, सरकार का हस्तक्षेप रहता है। जबकि अगर हम बात करें निजी क्षेत्र की तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है क्योंकि सरकारी पैसा इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये सारी बातें हमने क्लियर की हैं कि कहाँ कहाँ सरकार का पैसा लग रहा है और कहाँ कहाँ सरकार का ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व है। इसके बाद देखो मैम, मतलब हो में छोड़ रही हूँ जो आपको दिख रहे हैं तो ये आप काम करना है, क्या बनाना है आपको, ये बनाना है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करिए।